हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। तो साथियों, इससे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि गुप्त साम्राज्य ने पूरे भारत पर अपना क्या किया था, शासन किया था। अपने साम्राज्य की विस्तार को उन्होंने पूरे भारत में फैलाया था। तो साथियों, उसके बाद जब उसका पतन हुआ था, तो उसके बाद साथियों भारत में क्या हुआ था, नए नए राजवंशों का उदय हुआ था। छोटे छोटे राजवंश क्या हुए, निकलकर सामने आए गुप्त साम्राज्य के बाद। उसी में साथियों एक वंश था, पुष्यभूति वंश। इसने साथियों क्या किया, उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की सीमाओं को फैलाया और उसका अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार किया। तो साथियों, देखो हुआ क्या था, हमारे भारत पर जिसने शासन किया पूरे भारत पर, वो दो राज्य हुए इससे पहले। वह कौन थे? एक तो मौर्य साम्राज्य, उन्होंने पूरे भारत पर राज्य किया था। और उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उन्होंने भी पूरे भारत पर राज्य किया था। लेकिन साथियों, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं जो थी वो भारत से बाहर भी थी। कहाँ थी? भारत से बाहर भी थी। अब साथियों, पुष्यभूति वंश की जब स्थापना हुई थी, तो उन्होंने छोटा सा राज्य था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन साथियों, पूरे भारत पर इन्होंने क्या किया, अपना कब्जा नहीं कर पाए, ना ही पूरे भारत पर अपने शासन को विस्तार कर पाए। लेकिन हाँ, उत्तर भारत में इन्होंने पूरे क्षेत्र में अपने साम्राज्य की सीमाओं का काफी से अच्छे से विस्तार किया था। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे इस वंश के बारे में और जानेंगे कि किसने इसकी स्थापना की थी, किस किस कौन कौन इस वंश का महान शासक रहा, और साथियों इसके विवरण हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इस वंश का संस्थापक था साथियों, या इस वंश की जिसने स्थापना की थी, वह कौन थे? वह थे पुष्यभूति। इसीलिए इस वंश को हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। और दूसरा क्या नाम है इसका? वर्धन वंश। इसकी जो राजधानी थी साथियों, वो क्या थी? वो थी थानेश्वर। और यह कहाँ पे है? यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित थी। ये साथियों देखो, मैंने आपको मैप दिखाया है कि पुष्यभूति वंश की जब स्थापना हुई थी, तो वह इतने बीच में फैला हुआ था, छोटे से राज्य में वह क्या हुआ था, फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया और उत्तर भारत के पूरे साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लिया, और जो वहां के छोटे छोटे शासक थे उनको पराजित कर दिया। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, वह कौन था? प्रभाकर वर्धन। यह पहला महान शासक था, यह पहला बड़ा शासक था जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार किया था। और क्या किया था? अपने साम्राज्य का स्वतंत्रता पूर्वक सहयोग किया था, क्योंकि यह पहले किसके अंडर में था? दूसरे राजाओं के अंडर में आ रहा था। तो साथियों, याद रखना कि इसका पहला महान शासक कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन। इस वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की थी। प्रभाकर वर्धन ने साथियों क्या हुआ था, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की। साथियों, उस समय क्या था, काफी लोग या काफी शासक उस समय उपाधियां धारण कर रहे थे। उस समय एक प्रचलन था कि बड़े बड़े शासक उपाधियां धारण करते थे। तो इन्होंने कौन सी दो उपाधि धारण की थी? एक तो परम भट्टारक की और एक महाराजा धीराज की। ऐसे क्वेश्चन साथियों बहुत आते हैं एग्जाम में कि महाराजा धीराज या परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ये साथ ही मैंने आपको मैप दिखाया है, इस मैप से आप समझ सकते हैं कि इस वंश की जो सीमाएं थी वो कहाँ तक थी और धीरे धीरे उस वंश ने कैसे फैलाई थी। वो हम पढ़ेंगे, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा कि उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कैसे किया था। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? यशोमती। और दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। इन हर्षवर्धन के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इनकी एक पुत्री थी, उसका क्या नाम था साथियों? उनकी पुत्री का नाम था राजश्री। क्या नाम था? उनकी पुत्री का नाम था राजश्री। तो इनके तीन बच्चे थे, दो पुत्र और एक पुत्री। मालवा के शासक देवगुप्त ने, एक देवगुप्त था मालवा का शासक। और साथियों, मालवा का क्षेत्र कौन सा था? जो हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया था, वो क्या था? वो मालवा का हिस्सा था। कौन सा था? वो मालवा का क्षेत्र कहा था, कहलाता था, जो हमारा मध्य प्रदेश वाला, अभी जो करंट में मध्य प्रदेश है वो। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने गिरय वर्मा की हत्या कर दी। और गिरय वर्मा कौन था साथियों? गिरय वर्मा राजश्री के कौन थे? पति थे। कौन थे साथियों? राजश्री के पति थे। हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कहाँ डाल दिया? कारागार में डाल दिया। कहाँ डाल दिया साथियों? कारागार में डाल दिया। किसने? देवगुप्त ने। अब इससे निराश हो गए राज्यवर्धन। राज्यवर्धन कौन थे साथियों? उनके भाई थे। किसके? राज्यश्री के। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, परंतु देवगुप्त का एक मित्र था, और वह मित्र कौन था? शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं कि जब भी हम अपने दोस्त बनाएं
तो दोस्त ऐसे बनाए जो हमारे बुरे वक्त में साथ दें, ना कि बुरे वक्त का फायदा उठाकर वो हमारा गलत इस्तेमाल कर लें। तो साथियों, इतिहास हमें पढ़ाता तो है, लेकिन बहुत कुछ जीवन के बारे में हमें सिखाता भी है। तो कोशिश करें आप सिर्फ पढ़ें ना, उसे सीखें भी, अपने जीवन में उतारें, ताकि सीखें, कुछ समझने की कोशिश करें। तो साथियों, उसका दोस्त था शशांक। शशांक ने क्या किया, उसे धोखा दिया और उसकी मृत्यु कर दी। अब साथियों क्या कि शशांक ने शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शंकर का, शिव का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में है, कहाँ पे है, एक बोध गया में मैंने आपको बताया था, जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया, किसने, शशांक ने। ये साथियों कितना प्यारा वृक्ष था, जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने, वह शशांक ने कटवा दिया। अब साथियों, इस वंश के जो महान शासक हुए, मैंने आपको बताया था, वह कौन हुए, वह हुए ये हमारे सम्राट हर्षवर्धन। कौन हुए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। कब बैठे थे, 606 ईस्वी में। और साथियों, इस वंश के सबसे महान शासक हुए। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि हर्षवर्धन के सबसे महान शासक कौन हुआ, तो कौन हुए, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, तो वह हर्षवर्धन हुए। हर्षवर्धन का विवाह साथियों दुर्गावती से हुआ। किससे हुआ, दुर्गावती से। हर्ष ने जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ स्थानांतरित की, कन्नौज। और पहले क्या थी, तो साथियों पहले थी थानेश्वर। अब दो क्वेश्चन बन गए आपके कि राजधानी पुष्यभूति वर्धन की प्रारंभिक में क्या थी, तो साथियों थी थानेश्वर। लेकिन बाद में क्या बनी, कन्नौज। और कन्नौज किसने स्थानांतरित की, तो साथियों हर्षवर्धन ने इसको कन्नौज में स्थानांतरित किया। हर्ष ने गुजरात के वल्लभी शासक को भी हराया था। अपने समय में इन्होंने काफी शासकों को हराया था, उसमें एक कौन थे, गुजरात के वल्लभी भी थे, जिन्हें उन्होंने पराजित किया था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो साथियों, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ऐसे कि शिलादित्य किसका नाम था, या हर्ष का दूसरा नाम क्या था, तो हर्ष का दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य, इसलिए लोग इन्हें शिलादित्य भी कहते थे। और यह क्वेश्चन साथियों एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अभी इनके पिता थे, वो कौन थे, प्रभाकर वर्धन, और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने इन्होंने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। देखिए साथियों, मैंने आपको मैप दिखाया है। मैप से क्या होता है, हमें अधिक याद रहता है। साथियों, जब आप पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इतना याद नहीं रहता, लेकिन एक सर्वे के अनुसार यह पता किया गया है कि जब हम कोई इमेज देखते हैं तो इमेज से हमें कितना याद रहता है। तो मैंने मैप आपको इसलिए दिखाया है जिससे आपको पुराना भी आपको याद रहे, और आप भूले ना कभी। क्या करें, भूले ना। अगर आप पढ़ लें और पुराने टाइम पे नहीं पढ़ पाए तो साथियों मैप के जरिए आपको याद रहेगा। तो देखो, हुआ क्या था साथियों, पहले इस वंश की जो स्थापना थी, या इस वंश के साम्राज्य की सीमाएं थी, वो यहाँ तक फैली हुई थी। लेकिन जब वर्धन वंश आए, जो ये हर्षवर्धन आए थे, कौन आए थे, हर्षवर्धन, तो इन्होंने अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और यहाँ से यहाँ तक फैला दी थी। यानी कि उन्होंने उत्तर भारत को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, और पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अब साथियों हुआ क्या, उन्होंने कोशिश तो की थी कि मैं दक्षिण भारत पे भी अपना शासन बढ़ाऊं और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करूं, लेकिन वह कर नहीं पाए। अब क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या हुआ था। अब साथियों, उनके समय में एक यात्री आए थे, हेनसांग। और यह कहाँ के यात्री थे, तो यह चीन के यात्री थे। कहाँ के थे साथियों, यह चाइना के यात्री थे। इन्होंने बड़े सटीक विवरण दिए हैं हमारे लिए, और यहाँ से ही हमें हर्षवर्धन के या वर्धन साम्राज्य के विस्तार में हमें कुछ चीज़ों का विवरण मिलता है। तो साथियों, हेनसांग आए थे। हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनसांग कौन थे, यानी कि चीनी यात्री थे। किसके शासनकाल में आए थे, तो साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और क्यों आए थे, तो साथियों इसलिए आए थे क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु थे, और साथियों बौद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने आए थे। उनसे कुछ चीजें संबंधित थी, उनका क्या करने आए थे, ज्ञान प्राप्त करने आए थे। तो साथियों, उसने हर्ष और उसके साम्राज्य का बहुत अनुकूल विवरण दिया। यानी कि इन्होंने एक किताब लिखी थी, उससे क्या मिला, उससे हमारे लिए इनके साक्ष्य बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। किसके, वर्धन वंश के। हेनसांग ने उनकी न्याय और उदारता की प्रशंसा की है। किसकी, हर्षवर्धन की। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद, जो चीनी यात्री था हेनसांग, उससे मिलने के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, बौद्ध धर्म महायान को अपनाया। मैंने आपको बताया था
कि बौद्ध धर्म दो धर्मों में बट गया था। कौन कौन सा था? एक महायान और एक हीनयान। तो हर्षवर्धन ने जिसे अपनाया था वह कौन सा था साथियों? वह था महायान। इन्होंने महायान को अपनाया था और पूर्ण बौद्ध बन गया। क्या बन गया? पूर्ण बौद्ध बन गया। किससे मिलने के बाद? हेनसांग से मिलने के बाद। हेनसांग ने अपनी यात्रा के ऊपर साथियों एक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था। और वह ग्रंथ क्या था? सी यू की। वह ग्रंथ क्या था साथियों? वह ग्रंथ था सी यू की। और एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सी यू की किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हेनसांग से। और साथियों सी यू की में ही इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण दिया है। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसे? हेनसांग को। क्योंकि साथियों इसने काफी लंबे समय तक भारत में अपने अपने आप को रखा था और काफी लंबी जानकारी भारत से प्राप्त की थी महात्मा बुद्ध के विषय में। साथियों मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। उन्होंने काफी कोशिश की थी कि मैं उत्तर भारत में तो अपना उन्होंने विस्तार कर ही लिया था, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि मैं दक्षिण भारत पे भी अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, लेकिन वह कर नहीं पाए। और क्यों नहीं कर पाए देखते हैं आप। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ। किसके बीच? हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें साथियों पुलिकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया और हर्ष की क्या हुई? पराजय हुई। तो साथियों हर्ष ने कोशिश की थी, लेकिन पुलिकेशन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर ही रोक दिया और कहा कि यहां से अब क्या होती है? हमारी वंश की सीमाएं शुरू होती हैं, आपकी नहीं। और साथियों पुलिकेशन द्वितीय किस वंश से थे? तो यह चालुक्य वंश से थे। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में कि चालुक्य वंश 3 भागों में बटा हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो याद रखें आप किस वंश से थे? चालुक्य वंश से थे। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पर रोक दिया और क्या किया? विजय प्राप्त की हर्षवर्धन पर। तो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल शास्त्री साथी लेख है, रचना है, वहां से इनके बारे में और हेनसांग के विवरण विवरण प्राप्त होते हैं। किस किस के बारे में? पुलकेशिन द्वितीय और हेनसांग के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं। जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। और साथ ही इसकी रचना किसने की थी? तो रवि कीर्ति ने। ऐहोल प्रशास्त्री की जो रचना की थी वो किसने की थी? रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी। हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये साथियों देखो ऐहोल लेख है, इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये लिखा गया है। यहां से हमें क्या मिलते हैं? विवरण प्राप्त होते हैं इसके बारे में। हर्ष एक साथियों अच्छा शासक तो था ही, और उसके साथ साथ क्या था? एक अच्छा और कुशल लेखक भी था। क्या था? एक अच्छा लेखक भी था। साथियों इसने पुस्तक लिखी थी 3। किसने लिखी थी? इसने 3 पुस्तक लिखी थी, रत्नावली, प्रिय दर्शिका और नागानंद। अब साथियों आप कैसे याद करेंगे? इसे याद आप करेंगे RPN के थ्रू। किसके याद थ्रू? एक ट्रिक आप बनाइए। देखो कोशिश करें आप कि खुद ही अपने मन में अपने क्वेश्चनों की ट्रिक बनाएं। जब आप खुद बनाएंगे तो साथियों आपको लंबे समय तक ना याद रहेगा। तो मैंने आपको बताई ट्रिक, वो क्या है? RPN। क्या है साथियों? RP और N। ये साथियों मैंने आपको ट्रिक बताई है। अब साथियों पुस्तक ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि यह रत्नावली या प्रियदर्शिका या नागानंद किसके द्वारा लिखी गई। यह आपको साथियों ऑप्शन में 4 क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि यह इनमें से एक पुस्तक हर्षवर्धन ने नहीं लिखी, वो बताइए। तो साथियों 3 लिखी हुई होंगी और आपको अगर याद होंगी तो आप आंसर उसका सही से लगा पाएंगे। तो कौन सी थी वो? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। यह 3 पुस्तक साथियों किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी थी। और किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। साथियों हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे, बहुत ही विद्वान कवि। उनका क्या नाम था? बाणभट्ट। क्या नाम था उनका? बाणभट्ट। उन्होंने एक किताब लिखी थी हर्षचरित। अब हर्षचरित की रचना किसने की थी? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे इस तरह तो किसने की थी? इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। और साथियों इसमें इनके जीवन का विवरण हमें मिलता है। किसके जीवन का? हर्षवर्धन के। इन्होंने एक किताब साथियों और लिखी थी, वह क्या थी? कादम्बरी। यह बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत फेमस किताब है और क्वेश्चन में कई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन ये कि कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और आप कोशिश करें इन्हें कोऑर्डिनेट करने की। अच्छा हर्षवर्धन किससे संबंधित है? बाणभट्ट से, बाणभट्ट के दरबारी कवि। अच्छा बाणभट्ट किससे क्या संबंधित है? कादम्बरी। ऐसे आप कोशिश करें कि इन चीजों को आपस में जोड़ें ताकि आपको लंबे समय तक इन्हें याद रखना पड़ेगा। कादम्बरी साथियों 2 प्रेमियों की कहानी थी।
दो प्रेमिकाएं और दो प्रेमी, उनके ऊपर यह लिखी गई कहानी थी कादम्बरी। इसका यह नाम कहानी की एक नायिका थी कादम्बरी, उनके नाम पर रखा गया था, यानी कि एक कोई लेडीज कोई महिला रही होंगी, उनके नाम पर यह रखा गया था कादम्बरी। मैंने आपको ये साथ ही इमेज दिखाई है जिससे आपको याद, जिससे आप याद रख सके। देखिए ये तो पुस्तक किसकी है, ये जो तीन पुस्तक है साथियों, यह तो हर्षवर्धन ने लिखी थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, यह किसकी नाटक है, यह तो हर्षवर्धन के संस्कृत में है। और साथियों ये कादम्बरी, तो कादम्बरी किसने लिखी थी, यह लिखी थी बाणभट्ट ने, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। साथियों हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को निरंतर सहयोग दिया और वह क्या कर रहा था, उसके उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था, ताकि क्या हो, वहां पर शिक्षा प्राप्त हो रही है, उन जो स्टूडेंट हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद साथियों क्या हुआ था, हर्ष मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व भारत में एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम शासक था। यानी कि विशाल साम्राज्य का मतलब ये हुआ कि उसने पूरे भारत पर तो साम्राज्य नहीं किया, लेकिन हाँ उसने उत्तर भारत के पूरे हिस्से पर क्या किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रखा था। अब साथियों उसके बाद क्या हुआ, जब हर्षवर्धन या वर्धन वंश समाप्त हुआ, उस समय क्या हुआ, मुस्लिम लोगों का आक्रमण होना शुरू हुआ। जो अरब की तरफ के लोग थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया था। तो साथियों हुआ क्या था, धीरे धीरे हर्षवर्धन का साम्राज्य का पतन हुआ और नए साम्राज्य का उदय हुआ। तो साथियों यहाँ कंप्लीट होता है हमारा वर्धन वंश। अब कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोग यह सब कुछ पढ़कर आएंगे, जिससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्लास को लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया साथियों, वह क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।